वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल का टॉपिक पढ़ेंगे। ये सेल्स एंड टैक्स का जो सब्जेक्ट है आपका, उसी के अंदर का ही एक पोर्शन है, यानी कि आप में से जो भी सेल्स टैक्स की बुक यानी कि जो पार्ट 5 है आपका, उसके अंदर सेल्स टैक्स आएगा। तो ये वाला जो टॉपिक है ये पार्ट 1 वाले पोर्शंस में से आएगा, ठीक है। यानी कि जो सेल्स टैक्स है उसमें 3 पार्ट्स हैं। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं ये पार्ट 1 से आया है। पार्ट 1 कौन सा है? पार्ट 1 है PIR एक्ट ऑफ 2010, ठीक है। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने लगे हैं। इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29(1) ऑफ द पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PIR, every workman has 50 or more workers must form a workmen's management council। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, इसका जो सेक्शन 29(1) है, सेक्शन 29(1) ये कहता है कि किसी भी वर्क डिपार्टमेंट में यानी कि वर्क प्लेस में अगर 50 या 50 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो उन 50 या 50 से ज़्यादा वर्कर्स को चाहिए कि वो एक वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल बनाए, ठीक है। This council should have at least 6 members with 50 workers participation। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो 50 मेंबर्स हैं या 50 से ज़्यादा ये वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल बनाए, और ये जो काउंसिल है इसमें कम से कम 6 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और 50% जो वर्कर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक हो गया। द हेड काउंसिल, जिसको हम कॉन्वीनर कहेंगे, विल बी फ्रॉम दी मैनेजमेंट साइड। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि इन्हीं वर्कर्स में से कोई एक हेड भी बनेगा, ठीक है। और वही जो हेड बनेगा वो मैनेजमेंट करेगा इस वर्क काउंसिल की, ठीक है। अब हम आगे डिटेल से भी समझेंगे कि वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल को कैसे चलाया जाता है। यहाँ तक बस इतना ही बताया गया कि अगर 50 से ज़्यादा वर्कर्स हों या 50 तक हों तो वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल बनाई जाएगी, जिसमें जो है कम से कम 6 मेंबर्स होने चाहिए। कम से कम क्या ये रहे हैं कि 50 या 50 से मोर मेंबर्स की मदद से वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल बनाई जाएगी, और इसके अंदर कम से कम 6 मेंबर्स काम करेंगे, यानी कि 50% की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और इन्हीं 50% के पार्टिसिपेशन में से कोई एक बंदा जो है उनका हेड बनेगा जो कि इस काउंसिल को मैनेज करेगा, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ इतना ही लिखा था। अब हम इसकी बाकी हेडिंग्स देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ रेलिवेंट लीगल सेक्शंस, या लीगल प्रोविजंस भी आप लिख सकते हो, रेलिवेंट प्रोविजंस भी लिख सकते हो, जो आपका दिल हो वो हेडिंग दे दें, ठीक है। इसमें हमने सेक्शंस को मेंशन करना है। यहाँ पे सेक्शन 29 वही वाला दे देना जो इंट्रोडक्शन में हमने दिया है, या आप सेक्शन 29(1) भी कर सकते हैं, जो दिल हो यहाँ पे एंटर कर दें, ठीक है। और सेक्शन 2IX वाला भी मेंशन कर दें। यहाँ पे ये दोनों सेक्शन जो है PIR एक्ट 2010 यानी कि पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 के सेक्शन ये मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इतना ही लिखे। हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। व्हाट इज़ एन एस्टैब्लिशमेंट। तो बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट क्यों आई है, क्यों हमने इसको वर्कर्स काउंसिल मैनेजमेंट के अंदर ऐड किया। बेसिकली जो एस्टैब्लिशमेंट है ना, इसका रिलेशन है वर्कर्स काउंसिल मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट होती क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं ताकि आपको एस्टैब्लिशमेंट का समझ आ जाए, ताकि आप इसको आराम से रिलेट करा सकें वर्कर्स काउंसिल के साथ, ठीक है। अब हम इसके डिफरेंट डेफिनेशंस देखते हैं। पहली डेफिनेशन ब्लैक स्टार डिक्शनरी ने दी है एस्टैब्लिशमेंट की, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव पावर और कंट्रोल ओवर समथिंग। एस्टैब्लिशमेंट तब बनती है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं कि उनके पास कोई पावर होती है, उस पावर से वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसी डिपार्टमेंट को। यानी कि अगर वो कोई डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो काम कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पावर्स हैं, उनके पास अथॉरिटी है कि वो उस अथॉरिटी में या उस डिपार्टमेंट में काम करें। इसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन सेक्शन 2IX के अकॉर्डिंग क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर सेक्शन 2 इसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है ना वो एक ऑफिस होता है, एक फर्म होता है, फैक्ट्री, कंपनी, शॉप या बिज़नेस भी हो सकता है, ठीक है, जो कि पंजाब के एरिया में होगा। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्कर्स होंगे, ठीक है, ठीक हो गया। इट इंक्लूड्स ऑल डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेज वेदर इन प्लेस और डिफरेंट लोकेशन। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि चाहे वो पंजाब के बिल्कुल अंदर हो या पंजाब के थोड़ा सा भी बाहर हो, तब भी वो जो चीज़ है ना जिसके अंदर जो वो चीज़ जो है फैक्ट्री भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकता है, या फिर कोई ऑफिस भी हो सकता है। और जो चीज़ है ना जिसको फर्म, कंपनी, शॉप, ऑफिस वगैरह कहा जा रहा है, इसी को हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया।
वेबस्टर्स की डिक्शनरी क्या कहती है? प्लेस वेयर समवन लिव्स और रन अ बिजनेस। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक जगह होती है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं, यानी कि वर्कर्स की बात हो रही है जहाँ पे लोग आते जाते हैं और काम करते हैं और उस जगह को कोई चला रहा होता है किसी पर्पज़ के लिए, ठीक है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी क्या कहती है? अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि डिफरेंट तरह के लोग आके काम कर रहे होते हैं। वो कौन से लोग होते हैं? वो होते हैं वर्कर्स। वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, क्यों? ताकि वो जो काम जो कर रहे हैं उससे जो वर्क इस अथॉरिटी का जो ओनर है उसको फ़ायदा पहुंच सके, वो पैसे जनरेट कर सके, इनकम जनरेट कर सके, ताकि वो जो इनकम है वर्कर्स को भी मिल सके और बाकी लोगों को भी मिल सके। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट एक चीज़ होती है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट क्या हो सकती है? इस्टेब्लिशमेंट एक कंपनी भी हो सकती है, इस्टेब्लिशमेंट एक दुकान भी हो सकती है, शॉप भी हो सकती है। शॉप में कौन लोग होते हैं? शॉप में भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, कंपनीज में भी वर्कर काम कर रहे होते हैं। तो जितने भी वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं इनको ऑब्वियसली फ़ायदा मिल रहा होता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी पर्पज़ के लिए, ताकि उनको कोई पैसा जनरेट हो, ठीक है। अब अगली हेडिंग है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1958 सेक्शन 2E। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट का जो सेक्शन 2E है वो कहता है एनी ऑफिस और प्लेस वेयर बिजनेस ट्रेड और इंडस्ट्रीज कैरीड आउट। यहाँ पे ये कह रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट है ना इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो ये है कि जहाँ पे कोई बिजनेस या ट्रेड या इंडस्ट्री काम करे, यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो या तो एक बिजनेस भी हो सकती है, एक ट्रेड भी हो सकती है, इंडस्ट्री भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि सेम बात है, बार बार दोहरा रहे हैं डिफरेंट हेडिंग्स पे। तो आप चाहो यहाँ पे हेडिंग्स बहुत सारी लिखी गई हैं डेफिनेशन की शक्ल में, लेकिन आप चाहो तो उनमें से कोई एक भी लिख सकते हो पेपर में, या चाहो तो सारी लिख दो जितनी आपको याद रहेंगी, ठीक है। अगली हेडिंग है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 सेक्शन 2E। इसमें लिखा है एनी ऑफिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी वेयर बिजनेस इंडस्ट्री और ट्रेड इज़ कंडक्टेड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस एक्ट के इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कोई भी ऑफिस हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो सकता है, या भी कोई लोकल अथॉरिटी हो सकती है, जिसमें क्या होता है कि कोई बिजनेस रन हो रहा होता है या कोई इंडस्ट्री का काम हो रहा होता है, ट्रेडिंग हो रही होती है, ठीक है। यानी कि लोग जो है इंडस्ट्री का काम करेंगे या बिजनेस का काम कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है नेशनल सर्विस एक्ट 1972 जो कि सेक्शन 2B में इसके बारे में बताया गया। यानी कि जो सेक्शन 2B है इस एक्ट का वो हमें इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताता है। इसमें लिखा है कि एनी ऑफिस बिजनेस और ट्रेनिंग सेंटर वेयर वर्क इज़ डन। यहाँ पे ये कह रहे हैं ये सेक्शन जो इस एक्ट का कह रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कोई भी ऑफिस हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या कोई भी ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ पे कोई काम हो रहा होता है, यानी कि इस एक्ट के इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि इस एक्ट के इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एक इस्टेब्लिशमेंट एक ऑफिस हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या ट्रेनिंग सेंटर होता है जहाँ पे लोग काम करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग पे जाते हैं, वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस 2002 सेक्शन 29। यानी कि इस एक्ट के इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिशमेंट कोई भी ऑफिस हो सकता है, फर्म, शॉप, इंडस्ट्रियल यूनिट हो सकता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्कर्स की तरह काम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक जो है ख़त्म होगी बात। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास शुरू हो जाती है रोल ऑफ शॉप स्टीवर्ड सेक्शन 28। अब शॉप स्टीवर्ड क्या होती है इसके बारे में अब पढ़ने लगे हैं इस हेडिंग्स में, ठीक है। अब इससे आगे जितनी भी हेडिंग आएंगी वो शॉप स्टीवर्ड्स क्या आएंगी। शॉप स्टूवर्ड इज़ अ वर्कर हु एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। यानी कि जो शॉप स्टूवर्ड है ये एक ऐसा बंदा होता है जो कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच लिंक बनवाता है। मैनेजमेंट वो अथॉरिटी होती है जो वर्कर्स को जॉब पे रखती है, और वर्कर्स वो लोग होते हैं जो कि नौकरियां करते हैं। इनको नौकरियों की ज़रूरत होती है, इनको नहीं समझ आती हम नौकरी कहाँ करें, किस जगह पे करें, कौन हमें रखेगा। और मैनेजमेंट को भी नहीं समझ आती कि हमारे डिपार्टमेंट में कौन लोग अच्छे हैं काम करने के लिए। तो जो शॉप स्टूवर्ड है इसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वर्कर्स के साथ भी इसका लिंक होता है और साथ में इसका लिंक मैनेजमेंट के साथ भी होता है। तो ये क्या करता है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट का एक दूसरे से लिंक बनवाता है, तो इसका ये काम है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ शॉप स्टूवर्ड, यानी कि इस बंदा शॉप स्टूवर्ड की अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन सी डिपार्टमेंट करता है, उसके बारे में हम पढ़ने लगे। इफ़ देयर इज़ अ कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जिसको CBA कहते हैं, द शॉप स्टूवर्ड इज़ नॉमिनेटेड बाय इट। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट बनी हुई है ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर कोई डिपार्टमेंट है, कोई कंपनी है या कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं और उस वर्कर्स जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, उस अथॉरिटी में एक कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट बनाई गई है, ठीक है। वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो एक शॉप स्टूवर्ड को हायर करें, यानी कि नौकरी पर रखें। जब वो कलेक्टिव बार्गेनिंग अथॉरिटी जब शॉप स्टूवर्ड को नौकरी पे रखेगी
तभी वो एक वर्कर को और मैनेजमेंट का लिंक बना के देगा। समझ आ रही है? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी अथॉरिटी में, चाहे वो इंडस्ट्री का सिस्टम हो, चाहे वो कंपनी के अंदर कोई काम कर रहा हो, चाहे कोई जगह पे भी काम कर रहा हो, वहाँ पे अगर कोई कलेक्टिव अथॉरिटी बनी, यानी कि इंडस्ट्री में, कंपनी में, कहीं पे भी कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग अथॉरिटी बनी हुई है, यानी कि ये वाली जो अथॉरिटी बनी है, इन्हीं के पास ये पावर है कि वो इस शॉप स्टूवर्ड को रख सके नौकरी पे। और शॉप स्टूवर्ड का काम होता है कि वो आगे वर्कर्स को और मैनेजमेंट को इनके आपस में लिंक बना सके। ठीक हो गया? नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। इफ़ देयर इज़ नो CBA, वर्कर्स इलेक्ट द शॉप स्टूवर्ड थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ये जो अथॉरिटी है CBA की, CBA क्या था? कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट की अथॉरिटी। यहाँ पे कह रहे हैं अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट यानी कि CBA की अथॉरिटी अगर मौजूद नहीं है, ना ही बनाई गई है, तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है कि वर्कर्स, यानी कि 50 तक वर्कर्स अगर किसी डिपार्टमेंट में है, जितने भी वर्कर्स के काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो 4 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, वो क्या करेंगे कि वो वोटिंग करेंगे। वो क्या करेंगे? अपने ही अंदर से एक बंदे को शॉप स्टूवर्ड बनाएंगे, यानी कि अपने अंदर से एक बंदे को शॉप स्टूवर्ड बनाएंगे और करेंगे। ये एक वोटिंग होगी, एक बॉक्स होगा जिसमें वोट्स डाले जाएंगे। एक आधे वर्कर्स कहेंगे कि भाई फ़लाँ बंदे को आप वोट दें, तो आधे वर्कर्स कहेंगे फ़लाँ बंदे को वोट दें। तो ये 2 वर्कर्स होंगे जिनमें से इनमें से कोई एक शॉप स्टूवर्ड बनेगा, ठीक है, यानी कि शॉप स्टूवर्ड। तो होगा क्या कि जब ये वर्कर्स वोटिंग करेंगे उस डब्बे में, वो वोटिंग डब्बे में हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? सीक्रेट बैलेट के थ्रू हो रहा है, यानी कि एक सीक्रेट सी में हो रहा है। इन सब वर्कर्स को नहीं पता भाई किसके कितने वोट्स। तो होगा क्या कि जब वोटिंग बैलेट में डाला जाएगा ना, इस डब्बे में डाला जाएंगे वोट्स, तो एंड पे क्या होगा कि वोट्स गिने जाएंगे और जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे वही शॉप स्टूवर्ड बनेगा उन्हीं वर्कर्स के अंदर से। ठीक हो गया? तो इस तरह से भी वर्कर्स के अंदर से भी एक शॉप स्टूवर्ड्स बनवाए जाएंगे। ठीक हो गया? तो शॉप स्टूवर्ड होल्ड्स ऑफिस फॉर 1 ईयर। जब शॉप स्टूवर्ड बन जाएगा तो वो बंदा 1 साल तक अपने ऑफिस में रह सकता है, उसके पास अथॉरिटी होगी 1 साल तक। 1 साल बाद ऑब्वियसली दोबारा वोटिंग करके दूसरे नए बंदे को आप शॉप स्टूवर्ड बनाते हो। ठीक है? ड्यूटीज़ ऑफ शॉप स्टूवर्ड, यहाँ पे आएगा कि शॉप स्टूवर्ड्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। हेल्प्स इन सॉल्विंग वर्कर्स प्रॉब्लम। यहाँ पे फर्स्ट ड्यूटी ये लिखी है कि जो शॉप स्टूवर्ड्स है वो वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम करेगा, यानी कि जो भी वर्क रिलेटेड मैटर्स होंगे उस पर अगर कोई वर्कर परेशान है तो वो परेशान वर्कर इसी शॉप स्टूवर्ड के पास जाएगा और अपने मसलों को हल करवाएगा। इंश्योर्स गुड वर्किंग कंडीशन। और जो शॉप स्टूवर्ड है वो क्या करेगा कि जो माहौल है वर्किंग का उसको बेहतर रखने में मदद करेगा, बेहतर रखने में कोशिशें करेगा। थर्ड इसका पॉइंट लिखा है एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। और ये क्या करेगा कि एक कम्युनिकेशन ब्रिज बन जाएगा, यानी कि ये बंदा ऐसा होगा, यानी कि ये मिसाल के तौर पे ये शॉप स्टूवर्ड है और ये बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब जितने भी वर्कर्स हैं ये है मैनेजमेंट के लोग। अभी इनका अपना अलग ऑफिस है, है। मैनेजमेंट के वो लोग होते हैं जो कि पैसे देते हैं वर्कर्स को, इनसे काम करवाते हैं, इनको काम बताते हैं कितना करना है, और ये वर्कर्स हैं आपस में बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं। तो ये जो शॉप स्टूवर्ड ये क्या करेगा, मैनेजमेंट के साथ भी इनका अच्छा लिंक बना होगा, शॉप स्टूवर्ड वर्कर्स के साथ भी होगा। तो ये शॉप स्टूवर्ड क्या करेगा कि जो भी मामला वर्कर्स के होंगे मैनेजमेंट को बताएगा कि भाई वर्कर्स को किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, इस मसले को हल करें। और जो काम मैनेजमेंट करवाना चाहती है वो शॉप स्टूवर्ड को बताएंगे, तो शॉप स्टूवर्ड फिर वर्कर्स से कहेगी कि आप इस तरह से काम करें जो मैनेजमेंट आपसे करवाना चाह रही है। तो इस तरह से जो शॉप स्टूवर्ड है ना, एक लिंक बन जाता है इन दोनों के बीच। असिस्ट इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जो भी डिस्प्यूट लग जाती है, यानी कि जो भी लड़ाई लगती है वर्कर्स के बीच और मैनेजमेंट के बीच, तो इनकी लड़ाई भी सॉल्व कराने में शॉप स्टूवर्ड ही काम आता है। और शॉप स्टूवर्ड इन दोनों की ऑब्वियसली लड़ाई सुन के उस मसले को हल करता है। अगली हेडिंग है वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल सेक्शन 29। अब यहाँ इससे आगे जितनी भी हेडिंग्स आएंगी वो आएंगी सेक्शन 29 की, जिसमें सारा कुछ वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल की आएंगी। ठीक है? आप चाहो तो डायरेक्टली इन सेक्शंस को शुरू कर दो, ऊपर वाली जितनी हेडिंग लिखी थी जैसे कि शॉप स्टूवर्ड की हो गई या इस्टेब्लिशमेंट की, वो आप स्किप कर दो। लेकिन शॉप स्टूवर्ड एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली वर्कर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, इसलिए मैंने उन हेडिंग्स को इसमें लिखा था। लेकिन अगर आपको वो याद नहीं रहती तो आप सिंपली यहीं से भी अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? इसमें फर्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल की। जो काउंसिल बनाई जाती है जिसका नाम है वर्क्स मैनेजमेंट काउंसिल, ये कैसे बनाई जाती है। एवरी वर्क प्लेस विद 50 और मोर एम्प्लॉयज़ मस्ट क्रिएट अ वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल। यहाँ पे बताया जा रहा है इंट्रोडक्शन में, जैसे मैंने बताया था कि जिस भी वर्किंग प्लेस पे 50 या 50 से ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे
एक वर्क मैनेजमेंट काउंसिल बनाई जाएगी। उसके बाद आता है द काउंसिल मस्ट हैव एट लीस्ट 6 मेंबर्स विद 50% रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम दी वर्कर। जहाँ पे कह रहे हैं कि जो काउंसिल है उसमें से कम एटलीस्ट 6 लोग होने चाहिए पार्टिसिपेट करने वाले, और उनमें ताकि 50% का पार्टिसिपेशन रेट दिखे कि भाई इस वर्क मैनेजमेंट में इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं लगातार, ठीक है। द कन्वीनर मस्ट बी फ्रॉम द मैनेजमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसी वर्कमैन काउंसिल के अंदर जो वर्कर्स के अंदर से बनाया गया है, यानी कि जो 50 वर्कर्स हैं, 50 से ज़्यादा, इनकी वजह से एक वर्कमैन काउंसिल बनाएगी है ना, तो इन्हीं के वजह से क्या होगा कि इन्हीं में से कोई एक बंदा या जितने भी बंदे हैं 3-4 या 1, उनमें से कोई 1 या 2 हेड बन जाएगा, ठीक है। किसका हेड बनेगा? इसी मैनेजमेंट का हेड बनेगा, ठीक है। वो हेड क्यों बनाया जाएगा? ताकि जितनी भी मैनेजमेंट के काम हैं उसको संभालने में मदद कर सके, यानी कि जो वर्कर्स की नीड है, वर्कर्स से काम करवाना, वर्कर्स को जो है सही से यूज़ करना, उसके साथ जो उनको हेड है उससे काम लेना, हेड से जो है रीज़नेबल सैलरी लेना, वर्कर्स की रीज़नेबल सैलरी लेना, सारे काम जो है इस मैनेजमेंट के ऊपर आएंगे, यानी कि इस बंदे के ऊपर आएंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा कन्वीनर। कन्वीनर कौन होगा? हेड होगा इस मैनेजमेंट का, जो कि इन्हीं वर्कर्स में से ही बनेगा। जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था सेम बातें आपने यहाँ पे पॉइंट्स में लिख दी। अगली हेडिंग है हु रिप्रेजेंट्स दी एम्प्लॉयर। द एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव और देयर नॉमिनीज। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा ना, वो एम्प्लॉयर्स का रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर्स की साइड से कौन रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। तो एम्प्लॉयर्स की साइड से जो बंदा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा वो एक डायरेक्टर भी हो सकता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, देयर नॉमिनीज भी हो सकता है। यानी कि जो पिछला है वो थे वर्कर्स की बात हो रही है, यहाँ पे वर्कर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स की बात है। एम्प्लॉयर्स वो लोग होते हैं जो कि वर्कर्स को नौकरी पर रखते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयर की साइड से जो वर्क मैनेजमेंट काउंसिल में जो लोग ऐड होंगे, मिसाल के तौर पर मैं एक बात बता रही हूँ, यहाँ पे ईजी करके बता देती हूँ। एक वर्कर काउंसिल बनाएगी है जिसका नाम है वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल, ठीक है। इसमें क्यों बनाएगी है? क्योंकि जो अथॉरिटी है ना, चाहे वो कंपनी बन रही है, चाहे वो इंडस्ट्री बन रही है, जो भी बन रही है, उसमें 50 से ज़्यादा जो है वर्कर्स हैं, 50 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, इसलिए वो एक मैनेजमेंट काउंसिल बनाएगी। क्यों बनाएगी? कि इन्हीं अपना वर्कर्स को संभालने हमारे लिए आसान हो जाए। यानी कि जो मैनेजमेंट काउंसिल है वो क्या करती है, उसका काम ये होती है कि जितने भी ये वर्कर्स हैं इनको कंट्रोल में रखा जा सके, ठीक हो गया। अब होगा क्या कि इसी इसमें क्या कहते हैं, ये जो वर्किंग काउंसिल है इसी के अंदर एक शॉप स्टूवर्ड बनाया जाएगा। शॉप स्टूवर्ड जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये जो शॉप स्टूवर्ड है ये कहाँ से बनेगा? ये वर्कर्स के अंदर से ही बनेगा, ठीक होगा। वो क्या काम करेगा कि वो मैनेजमेंट के हेड से और वर्कर्स के साथ एक लिंक बना के रखेगा, ठीक है। एक तो ये बंदा हो गया जो वर्कर से निकलेगा, ठीक होगा। अब इसी वर्क मैनेजमेंट काउंसिल के अंदर कौन हेड होगा? हेड होगा एम्प्लॉयर, यानी कि जो एम्प्लॉयर होगा जो इन वर्कर्स को रखता है ना, उन्हीं वर्कर्स को जो रखने वाला एम्प्लॉयर होगा वो एक नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। यानी कि जो एम्प्लॉयर होंगे वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है एक कंपनी में या किसी भी बड़ी अथॉरिटी में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयर्स होते हैं, एक बंदा नहीं रख रहा होता नौकरी पे, बहुत से रख रहे होते हैं। इन्हीं एम्प्लॉयर्स में क्या होगा कि एक बंदा जो है, मैं यहाँ पे ना 6-7 बंदे बना देती हूँ, ठीक है। अब होगा क्या कि इनमें से एक बंदा जो होगा वो डायरेक्टर होगा, दूसरा बंदा होगा सीनियर एग्जीक्यूटिव होगा, तीसरा होगा कोई नॉमिनी, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 एम्प्लॉयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये जो बंदे होंगे ना, ये 3, ये क्या करेंगे? वोट करेंगे और बताएंगे कि भाई कोई एक एम्प्लॉयर जो होगा वो इस मैनेजमेंट को हेड कर रहा होगा, देख रहा होगा। तो इनमें से जो सारे एम्प्लॉयर्स हैं वो नहीं करेंगे, यानी कि 1 या 2 जो है हेड कर रहे होंगे इस मैनेजमेंट काउंसिल को। और इस मैनेजमेंट काउंसिल में एक शॉप स्टूवर्ड भी होगा जो लिंक बना के रखेगा मैनेजमेंट के अथॉरिटी के साथ भी और वर्कर्स के साथ भी। समझ आ रही है? तो इस तरह से ये पूरी एक चेन चल रही है। अगली हेडिंग है हु रिप्रेजेंट्स दी वर्कर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्कर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है। द वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द सेम इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो वर्कर्स की साइड से ना जो बंदा किसी को रिप्रेजेंट करेगा वो उन्हीं के अपने बंदों में से होना चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी है कि अगर कोई भी बंदा जैसे मैंने शॉप स्टूवर्ड की बात की थी, शॉप स्टूवर्ड कहाँ से निकला था? वर्कर्स के अंदर से निकला था। तो वैसे ही यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि वर्कर्स के अंदर से ही वर्कर्स को आप रिप्रेजेंट कराओ, ठीक है। यानी कि उनकी वोटिंग भी उन्हीं के थ्रू होनी चाहिए, कोई हेड उनको वोटिंग के थ्रू ना करे, यानी कि उन्हीं वर्कर्स के थ्रू वो लोग एक दूसरे को वोट करके जिसके ज़्यादा वोट होंगे वही आगे जाएगा, वही इस वर्कर मैनेजमेंट के अंदर काम करेगा। इफ़ अ CBA एग्जिस्ट इट विल नॉमिनेट दी वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि अगर CPA की अथॉरिटी यानी कि जो
के ऊपर हमने पढ़ी थी CBA, अगर वो अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है तो वो खुद ही नॉमिनेट कर देगा किसी वर्कर को, ठीक है। अगर वो अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर ये वाले सारे मेथड जो हमने ऊपर पढ़े हैं अभी वो सारे आएंगे, ठीक है। इफ़ नो CBA एग्जिस्ट वर्कर्स विल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू सीक्रेट बैलेट। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि वर्कर्स एक दूसरे को खुद ही वोट दे के रिप्रेजेंट कराएंगे, यानी कि 2 बंदे होंगे और उन दोनों में क्या होगा, वोटिंग होगी। जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे उन्हीं में से कोई रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ज़रूरी नहीं कि 2 हों, शायद 4 लोग पार्टिसिपेट करें, उनमें से कोई एक बंदा इसमें हेड बन जाएगा, इस वर्कर रिप्रेजेंटेटिव में। कौन सा हेड बनेगा? हेड जो बनेगा उसको अथॉरिटी मिलेगी शॉप स्टूवर्ड वाली, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ी थी। ए वुमेन आर एम्प्लॉय द काउंसिल मस्ट इंक्लूड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड ऑन देयर वर्कफोर्स परसेंटेज। यानी कि अगर किसी डिपार्टमेंट में, कंपनी की बात कर रही हूँ, ठीक है, या इंडस्ट्री की बात करूँ, ठीक है, अगर इन डिपार्टमेंट में से वर्कर जो हैं वो फीमेल भी हैं, ठीक है, और फीमेल की मेजॉरिटी मिसाल के तौर पे 5% है, तो उन 5% में से भी, फीमेल में से भी किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि कोई ऐसा बंदा होगा फीमेल्स में से जो उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, यानी कि वर्कमैन काउंसिल में उनके लिए बातें करेगा कि भाई हमारी साइड से जो है काम ज़्यादा लिया जाए, हमें पैसे कम दिए जाए। यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, ये जब बनाया जाता है तो ये आपकी भलाई के लिए बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं और आप मिलके किसी बंदे को वोट देते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, वो हमारी भलाई के लिए आगे काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं अगर फीमेल की साइड से अगर कोई बन रहा है तो वो फीमेल की परसेंटेज को देख के बनाया जाएगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में फीमेल है तो उस हिसाब से उनका वर्क प्लेस बनाया जाएगा, वर्क रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फीमेल सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करती है ना, फिर तो ऑब्वियसली नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी अच्छी मेजॉरिटी में मौजूद है फिर तो ज़ाहिर बात है उनके अंदर से भी एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव भी बनेगी इसी वर्कमैन मैनेजमेंट को चलाने के लिए। यानी कि इन्हीं के अंदर से एक फ़ीमेल रिप्रेजेंटेटिव आएगी जो कि वर्कमैन के अंदर काम करेगी, साथ में मेल की साइड से भी आएंगे जो कि वर्कमैन मैनेजमेंट काउंसिल के अंदर काम करेंगे, साथ में एम्प्लॉयर्स की साइड से भी लोग आएंगे। यानी कि बहुत से लोग मिलके इस मैनेजमेंट में काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? ताकि वो अपनी अपनी साइड से अपने अपने डिपार्टमेंट को संभाल सकें, कंट्रोल कर सकें, ठीक है। अगली हेडिंग्स देखते हैं। टर्म्स ऑफ वर्क रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ना, इनका क्या काम होगा, ये कितने वक्त के लिए काम कर पाएंगे, वो हम देखने लगे हैं। वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव विल होल्ड ऑफिस फॉर 2 ईयर, यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर वर्कर्स की साइड से कोई रिप्रेजेंटेटिव बनता है तो वो 2 साल तक काम कर सकता है। 2 साल तक वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपने वर्कर्स के लिए कर सकता है काम, ठीक हो गया। अगली हेडिंग है रोल ऑफ वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या रोल अदा करते हैं ये वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव। वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड ऑल मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी काउंसिल के अंदर, यानी कि जो वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल चल रही है ना, इसके अंदर मीटिंग होगी और इस मीटिंग के अंदर एम्प्लॉयर भी होगा जो कि नौकरी पर रखता है, स्टीवर्ड वाला जो बंदा होगा जो लिंक्स बनाता है, यानी कि जितने भी हेड्स होंगे, जो भी लोग होंगे वो सारे आएंगे। तो जो भी मीटिंग में डिस्कशन होगी वो डिस्कशन को अटेंड करना, उसको सुनने का काम भी इस वर्कर रिप्रेजेंटेटिव का होगा। और प्रजारी पर जो भी मीटिंग में बातें होंगी वो इस रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बंदों को बताए, यानी कि जिन लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया, यानी कि वोट दे के आगे बढ़ाया था, उनको ये बातें सारी बताएगा मीटिंग की कि भाई मीटिंग में ये बात हुई है, हमारी सैलरी इतनी बढ़ेगी, ये होगा वो होगा। वो सारे ड्यूटीज़ अपनी पूरी करके इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव वाला रोल अदा करेगा, ठीक होगा। और क्या करता है? दे कैन डिस्कस ऑल मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज एक्सेप्ट फाइनेंशियल एंड कमर्शियल मैटर। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव है ना, इनके पास ये पावर होता है कि ये मीटिंग के अंदर मैनेजमेंट रिलेटेड तमाम बातों को डिस्कस कर सकता है, लेकिन ये अपने फाइनेंशियल रिलेटेड और कमर्शियल मैटर्स से रिलेटेड डिस्कशंस नहीं कर सकते। इनको ये पावर्स नहीं दी गई। इनके पास सिर्फ इतनी पावर्स हैं कि ये मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को ही डील कर सकते, यानी कि ये जो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स के अंदर भी यही बात डिस्कस करेगा कि भाई मेरी साइड से जो है मैनेजमेंट के ये इश्यूज़ आ रहे हैं या फ़लाँ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये सारी बातें वो इस वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल में डिस्कस कर सकता है। लेकिन वो ये नहीं डिस्कस कर सकता कि भाई फाइनेंशियल इश्यूज़ में क्या प्रॉब्लम है या सैलरी कम है ज़्यादा, वो ये चीज़ें नहीं कर सकता। सिर्फ ये चीज़ें नहीं करेगा, बाकी मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ें हर चीज़ कर सकता है, ठीक है, मैनेजमेंट वाली, ठीक है। अब अगली पॉइंट आता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ दी वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल की क्या क्या फंक्शंस हैं, इसका क्या रोल अदा होता है, तो वो हम फंक्शंस पढ़ने लगेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा लाजमी, क्योंकि एग्जाम में वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ दी मैनेजमेंट काउंसिल। और फंक्शंस के अंदर ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट काउंसिल। फीचर्स के अंदर भी आप ये बातें लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको पढ़ने लगे। तो काउंसिल विल वर्क टू इंश्योर गुड रिलेशंस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बाय, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ये वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल है,
ये गुड रिलेशन बना सकता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच। मैनेजमेंट कौन है? वो अथॉरिटी जो लोगों को जॉब पे रखती है और पूरे डिपार्टमेंट को चला रही होती है, जहाँ पे ये वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर ये काउंसिल बनाएगी, उससे क्या होगा कि ये जो मैनेजमेंट है ना, इनके साथ इनका अच्छा लिंक बन जाएगा। लिंक किस तरह से बनेगा कि इनकी ज़ाहिर बात है एक शॉप स्टूवर्ड भी होगा, इनका एक रिप्रेजेंटेटिव भी होगा, यानी कि वर्कर्स के अंदर से एक रिप्रेजेंटेटिव भी बनेगा, वर्कर्स के अंदर से ही एक शॉप स्टूवर्ड बनेगा, जो कि इसी वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल के अंदर काम करेगा। जिससे क्या फ़ायदा होगा कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के आपस में लिंक स्ट्रांग होंगे। तो ये किसकी मदद से हुआ? ये वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल की वजह से हो, यानी कि वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल एग्जिस्ट करती है तभी इन लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, ठीक है। तो अब मज़ीद इसकी मालूमात जानते हैं। पहला पॉइंट है इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी, यानी कि अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट का अच्छा लिंक बन जाएगा, उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है उनका और स्ट्रॉन्ग और अच्छा बन सकेगा, और एफिशिएंसी आएगी, यानी कि जो वर्कर्स जो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना पा रहे, जब वो मैनेजमेंट के साथ इनका लिंक स्ट्रांग हो, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा और उनके काम की स्पीड भी तेज़ हो जाएगी, जिससे कंपनी को या उस इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचेगा। दूसरा पॉइंट है फिक्सिंग वेज एंड जॉब रेट्स। वेज का मतलब होता है सैलरी, पेमेंट, ठीक है। यानी कि जो वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल है वो यह करेगी कि जॉब्स की जो सैलरी है और जो रेट्स हैं उसको और बेहतर करेगी, यानी कि लोग अगर काम ज़्यादा करें, उनको सैलरी कम मिल रही है, तो उनके काम के हिसाब से उनको सैलरी मिलेगी इस वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल के अकॉर्डिंग। जब चले, यानी कि वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल में क्या होगा, जब डिस्कशंस होंगी, हर चीज़ देखी जाएगी, फिर ऑब्वियसली इनकी जो सैलरीज हैं और जॉब रेट्स, उस हिसाब से इनको काम दिया जाएगा और उस हिसाब से उनको सैलरी दी जाएगी। अगली पॉइंट है हमारे पास प्लानिंग वर्कर्स ट्रांसफ़र्स एंड जॉब रिस्ट्रक्चरिंग। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं ना, अगर उनको कहीं ट्रांसफ़र करना है किसी और डिपार्टमेंट में, जो इन्हीं का डिपार्टमेंट है लेकिन किसी और लोकेशन में अगर ट्रांसफ़र करना है, वो डिस्कशन भी आपको वर्कर मैनेजमेंट के अंदर मिलेगी। यानी कि वर्कर मैनेजमेंट में क्या होगा, ग्रुप के लोग बैठे होंगे जो डिस्कस करेंगे, भाई फ़लाँ बंदा जो है अच्छा काम करता है, इसको फ़लाँ डिपार्टमेंट में भेज दें, फ़लाँ बंदा अच्छा काम करता है, इसको फ़लाँ अथॉरिटी में भेज दें, जो कि इन्हीं की डिपार्टमेंट के लोग होंगे, ठीक है। यानी कि क्या ये रहे हैं कि अब मिसाल के तौर पर जो कंपनीज़ हैं, लोगों की एक जगह पर नहीं बनी होती, बहुत सी जगहों पर बनी होती है, ठीक है, डिफरेंट मुल्कों में बनी होती हैं। तो किसी बंदे को भाई लगता है कि भाई ये बंदा जो है, वर्कर जो है, अच्छा काम कर रहा है या इसको कहीं और प्रमोट कर देना चाहिए, तो ये सब भी वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल के अंदर ही होता है। यहाँ पे ये बात लिखी है। अगली पॉइंट है डिसाइडिंग पे स्ट्रक्चर एंड न्यू वेज मेथड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनकी जो पेमेंट है वो भी इसी वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल के अंदर डिस्कस की जाती है, और न्यू पेमेंट्स के बारे में भी इसी के अंदर डिस्कस किया जाएगा। फिफ्थ है हमारे पास प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज़ फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वो होते हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं कि हम इतने से इतने पीरियड्स तक काम करें या इतने से इतने वक्त तक करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में जो होगा उस हिसाब से काम करेंगे, तो इनको हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी एक खास फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, और ये फैसिलिटीज़ भी हमें वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल से ही मिलती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है मेंटेनेंस अ गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। जब ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर्स हैं जो जॉब पे रखते हैं, और जो वर्कर्स हैं जो जॉब करते हैं, इनके साथ इनका भी अच्छा रिलेशन बन जाता है इस वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल की वजह से, ठीक हो गया। रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशन। या ये कहते हैं जो वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल है ना, उन पर क्या होता है कि कुछ हेड्स बैठे होते हैं, जो कि इनके बीच जो भी लड़ाई लग जाती है, या वर्कर्स के आपस में लड़ाई लग जाती है और एम्प्लॉयर्स के आपस में लग जाए, या इनकी एक दूसरे से लग जाए, तो इनकी दोनों जितनी भी लड़ाइयाँ हैं ना, इनको सॉल्व निगोशिएशन से होता है। निगोशिएशन एक मेथड है जो कि सॉल्व करता है इन लड़ाइयों को, और इस निगोशिएशन तभी पॉसिबल है जब वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल एग्जिस्ट करी हो। इसमें जो भी अथॉरिटी बैठी होती है वो एक निगोशिएशन कराती है ताकि डिस्प्यूट सॉल्व हो सके, किन के बीच, इन लोगों के बीच, ठीक हो गया। अगला पॉइंट है इंश्योरिंग जॉब सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड गुड वर्किंग कंडीशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल बना होगा, उससे क्या होगा कि सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी, सेफ्टी प्रोवाइड होगी लोगों को किन लोगों को, वर्कर्स को और एम्प्लॉयर्स को, ठीक है। और साथ में गुड एनवायरनमेंट मिलेगा वर्किंग का, ठीक है। प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट होगा दूसरा पॉइंट पे। यहाँ पे बताया जाएगा अगर वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल एग्जिस्ट करेगी, उससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट वर्किंग का काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक हो गया। ऑफरिंग एजुकेशन फॉर वर्कर्स चिल्ड्रन, और जो भी वर्कर्स अगर काम करें और वो गरीब हैं, वो पैसे नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये जो वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल है वो क्या करेगी कि सपोर्ट करेगी इन वर्कर्स के बच्चों को कि वो वर्कर्स के बच्चे फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो ये भी हमें एक फ़ायदा पहुंचता है वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल का। अगला पॉइंट है प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग विद दी वर्क प्लेस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो वर्कर्स ऐसे हैं जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है काम की, ठीक है, और उनको जॉब की ज़रूरत है, तो उनको एक फ्री में वर्क प्लेस बनाई जाएगी। उससे क्या होगा कि वहाँ पे वो इस
कंपनी में काम करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये भी किस तरह पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल हुआ वर्कमैन मैनेजमेंट काउंसिल के अंदर, यानी कि वर्कमैन मैनेजमेंट काउंसिल ने एक ये फैसिलिटी भी लोगों को दे दी है कि उनके जो वर्कर्स हैं अगर वो ट्रेनिंग उनकी अच्छी नहीं है या वो बिल्कुल ही फ्रेश हैं, तो उनको कुछ नहीं पता, तो तब उनके लिए ये चीज़ बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैनेजमेंट कैन नॉट मेक सर्टेन डिसीजंस विदाउट वर्कर्स एडवाइस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है ना, कौन सी मैनेजमेंट, वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल, राइट। तो ये जो वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल है ना, ये कुछ खास डिसीजंस होते हैं वो नहीं ले पाएगी जब तक कि वो वर्कर्स की रजामंदी ना पूछ लें, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी जाइए, मैनेजमेंट मस्ट कंसल्ट वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव बिफोर मेकिंग डिसीजन। वर्कर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, यानी कि जो उनका क्या उसको कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को आप आसान अल्फाज में कहें कि उनका साथ देने वाला या उनके लिए कुछ करने वाला बंदा, ठीक है। यानी कि वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव वो बंदा होता है जो वर्कर्स के भलाई के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। जो भी डिसीजन लेगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, वर्कर्स को ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है ना, वो वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हीं से ही मशवरा लेके डिसीजन देंगी, ठीक है। कौन से डिसीजन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे लिखा है रूल्स फॉर प्रमोशन एंड डिसिप्लिन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट को कोई भी प्रमोशन एंड डिसिप्लिन के ऊपर कोई रूल्स बनाने हैं तो वो इसी वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव से मशवरा लेगी कि भाई क्या अगर हम प्रमोशन एंड डिसिप्लिन पे कोई रूल्स बना दें तो क्या आपके वर्कर्स इस पर रजामंद होंगे कि नहीं। तो ये बंदा मैनेजमेंट इस तरह से पूछेगा वर्कर मैनेजमेंट इस अपना रिप्रेजेंटेटिव से, ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट पे लिखा है चेंजिंग वर्क प्लेस कंडीशन। और अगर मैनेजमेंट ने कहा कि भाई हम क्या चेंज करें अपने वर्क प्लेस कंडीशन को, इससे पूछेंगे इस रिप्रेजेंटेटिव से, इससे कहेंगे कि भाई आप अपने वर्कर से पूछें क्या वो खुश होंगे कि अगर हमने अपनी वर्क प्लेस लोकेशन को चेंज कर दिया या उसकी कंडीशन चेंज कर दी, ठीक है। इस तरह से भी इनसे पूछा जाएगा। मैनेजमेंट काउंसिल जो है यानी कि वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल ये भी कहेगी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर वर्कर्स हम तैयार कर रहे हैं, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनके लिए हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं। तो आप यानी कि जो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव है, आप अपने वर्कर से पूछेंगे क्या वो इस चीज़ से खुश है, क्या हमें एक प्रोग्राम बनाना चाहिए। प्रोग्राम मीन्स कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें होगा ये कि वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये चीज़ भी उनसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, अभी तक वो पिछली हेडिंग के ही पॉइंट चल रहे हैं। इसमें ये भी बताया जाएगा कि रिक्रिएशनल एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़, यानी कि जो वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल है वो ये भी पूछेगी कि क्या रिक्रिएशन एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ हमें बनानी चाहिए। रिक्रिएशन एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ का मतलब है कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड करना और डिफरेंट चीज़ें ऐड करना जिससे वर्कर्स को भी वेलफेयर मिल सके, वर्कर्स को भी आसानी मिल सके, उनकी एक्टिविटीज़ को और बेहतर करें। ये चीज़ें इसमें लिखी हैं। अगला पॉइंट है वर्क आवर्स एंड ब्रेक्स। यहाँ पर ये बताया जाएगा कि वर्क आवर्स जो हैं कितने करने चाहिए वर्कर्स के, उनकी ब्रेक लंबी होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, ये चीज़ें भी इसमें डिस्कस की जाएंगी। उसके अलावा लीव पॉलिसीज़ पर भी बात होगी कि जो वर्कर्स हैं जो लीव्स करेंगे, छुट्टियां करेंगे, उनकी छुट्टियों को कितनी उनको छुट्टियां करनी चाहिए, कितनी छुट्टियां उनकी एक्सेप्ट होंगी, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाएंगी इनके रिप्रेजेंटेटिव से कि आप अपने वर्कर से पूछ लें। अगली पॉइंट है वर्क बिहेवियर पॉलिसीज़। और जो वर्क बिहेवियर पॉलिसीज़ है मीन्स कि वर्कर्स को किस तरह से बिहेव करना चाहिए वर्किंग प्लेस पे, वो चीज़ भी इनसे पूछी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव कैन गिव एडवाइस। यहाँ पे ये होता है कि वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी एडवाइस दे सकते हैं काउंसिल के अंदर, यानी कि जो काउंसिल बनाएगी ना वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल की, इसमें जो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव जो बैठे होते हैं, जो वर्कर्स की साइड से बात करेंगे, उनके बिहाफ पे बात करेंगे, तो वो अपनी साइड से भी डिफरेंट एडवाइसेस दे सकते हैं वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स कैन गिव रिटन सजेशंस ऑन एनी इशू, यानी कि वो क्या करेंगे इस काउंसिल के अंदर एक रिटन सजेशंस देंगे, यानी कि रिटन फॉर्म में सजेशंस देंगे किसी इशू पे, ठीक है। डायरेक्ट मुंह से नहीं बोलेंगे बल्कि राइट करके उनको वो चीज़ पहुंचाएंगे। द मैनेजमेंट मस्ट होल्ड द मीटिंग विद इन 2 वीक्स टू डिस्कस दिस सजेशन, यानी कि जो मैनेजमेंट होगी, यानी कि जो वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल है, इस मैनेजमेंट में हर 2 वीक्स बाद एक डिस्कशन का एक सेशन होगा, यानी कि हर 2 वीक्स बाद ये जो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव और जितने हेड्स हैं वो सारे आके डिस्कस करेंगे और वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव का जो रिटन फॉर्म में जो सजेशन है या कोई इशू है वो भी इसी में हर 2 वीक्स में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स भी वर्कर्स मैनेजमेंट के पार्ट में भी आप लिख सकते हैं या इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में क्या आएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते क्या हैं, डिस्प्यूट्स और हार्मफुल फॉर इंडस्ट्रीज, यानी कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ के लिए हार्मफुल होते हैं। डिस्प्यूट्स मीन्स लड़ाइयाँ किन लोगों में होती हैं इंडस्ट्रीज़ में, वर्कर्स के बीच, और वर्कर्स को जॉब पे जो रखते हैं एम्प्लॉयर्स उनके बीच लड़ाई लग सकती है। द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर डिस्प्यूट इज़ वर्कर्स वेज। जो
बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ जो है लगती हैं, वर्कर्स लगवाते हैं लड़ाई, वो वेज के ऊपर करते हैं। वेज मीन्स पेमेंट्स, यानी कि पेमेंट उनको कम दी जाती है और काम उनसे ज़्यादा लिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन पे चांसेस ज़्यादा हैं कि वर्कर्स जो हैं डिस्प्यूट करें, लड़ाइयाँ करें इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। डिस्प्यूट व्हेन अ वर्कर एंड एम्प्लॉयर हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। और यहाँ पे डिस्प्यूट एक और चीज़ पे भी अराइज होता है कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के आपस में भी लड़ाई लग सकती है। उसके अलावा एम्प्लॉयर्स ऑफन हैव मोर पावर वाइल वर्कर्स हैव लेस पावर। जो एम्प्लॉयर काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में और जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उनमें फ़र्क ये है कि एम्प्लॉयर्स के पास वर्कर्स से ज़्यादा पावर होती है, जिस वजह से इनकी लड़ाई लग सकती है एक दूसरे के साथ, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है इनसे डबल काम भी करवा सकते हैं, इनकी अपनी पावर मिसयूज़ कर सकते हैं एम्प्लॉयर्स, ठीक है, और वर्कर्स को तंग कर सकते हैं। तो इस वजह से भी चांसेस हैं कि इन दोनों की भी लड़ाई लग जाए। टू सॉल्व डिस्प्यूट फेयरली बोथ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स मस्ट बी गिवन इक्वल चांसेस टू प्रेजेंट देयर व्यूज़। और इनकी लड़ाई रुकवाने के लिए करना ये होता है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं और वर्कर्स हैं, इनकी आपस में जो है इन दोनों को इक्वल चांस देना चाहिए कि इनकी बात को सुना जाए, यानी कि एम्प्लॉयर्स क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं, वर्कर्स क्यों लड़ रहे हैं, क्यों बिहेव कर रहे हैं इस तरह। तो जो हेड है उनको चाहिए कि दोनों की साइड की पार्टी की बात सुने, ताकि डिस्प्यूट्स जो बने हैं, जो लड़ाई बनी है, वो ख़त्म हो सके। ये था इंट्रोडक्शन। अब आता है मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। मीनिंग में आता है डेफिनेशंस बाय लॉ, यानी कि लॉ के अंदर किस तरह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की मीनिंग लिखा गया। यहाँ पे लिखा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक्ट 1949। ये जो दो एक्ट्स हैं, इनमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बारे में बताया गया मीनिंग। डिसएग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, वर्कर्स एंड वर्कर्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं इन दो एक्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसमें डिसएग्रीमेंट हो जाती है, यानी कि लड़ाइयाँ लग जाती हैं इनके बीच, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच, यानी कि एम्प्लॉयर्स के आपस में लड़ाई लग जाती है, एम्प्लॉयर्स की वर्कर्स के साथ लड़ाई लग जाती है, वर्कर्स की एम्प्लॉयर्स के साथ लड़ाई लग जाती है, और वर्कर्स की वर्कर्स के साथ लड़ाई लग जाती है। इसका मतलब है कि दोनों वर्कर्स और वर्कर्स में आपस में ही लड़ पड़ेंगे, ठीक है। तो इन सब को हम कहते हैं डिस्प्यूट्स, यानी कि जिस भी शक्ल में भी डिस्प्यूट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, वो सारी चीज़ें आती हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, ठीक है। रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, वर्क कंडीशन और वेज। और ये जितनी भी लड़ाइयाँ लगती हैं, ये सारी लड़ाइयाँ इन चीज़ों पे लगती है कि इनकी एम्प्लॉयमेंट पे लड़ाई लग रही होती है, वर्किंग कंडीशंस पे लग रही होती है, वेज पे, सैलरीज वगैरह पे, ठीक है। तो इन चीज़ों पे लोग लड़ते हैं। IRO 2002 एंड PIR 2000, ये दो एक्ट्स और हैं, वो भी हमें डिस्प्यूट के बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं कि अ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट, जॉब कंडीशंस और वेज। इट डजंट इंक्लूड डिस्प्यूट अबाउट लीगल राइट्स अंडर अदर लॉज। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन एक्ट के मुताबिक भी ये जो डिस्प्यूट राइज होता है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर के बीच या वर्कर के बीच, ये एम्प्लॉयमेंट और जॉब कंडीशन और सैलरी के ऊपर ही होता है नॉर्मली। और इन लड़ाइयों में कभी भी लीगल राइट्स वाली बातें ऐड नहीं होती, क्योंकि अगर इनमें लीगल राइट आ गया तो उसमें फिर इन एक्ट्स को यूज़ नहीं किया जाएगा, पर दूसरे लॉज यूज़ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी लड़ाइयाँ इन कंडीशंस पे हो, तो इन कंडीशंस पे अगर लड़ाइयाँ होती हैं, इनके अपने कोर्ट्स होते हैं, जैसे कि लेबर कोर्ट हो गया, तो वो लेबर कोर्ट इन इश्यूज़ पे मसले सॉल्व करेगी। लेकिन अगर लड़ाइयाँ जो हैं इन सिचुएशंस पे आ गई, लीगल राइट्स पे आ गई, तो ऑब्वियसली उन कोर्ट्स के लिए आपको सिविल कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, क्रिमिनल कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, ठीक हो गया। जो दूसरे कोर्ट्स हैं उनमें ये चीज़ें होती है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, वर्कर्स वाली अथॉरिटीज़ हैं, उनमें अगर इस तरह से लड़ाइयाँ लगी हैं तो फिर वो उसी हिसाब से केस को सॉल्व करेंगे और उन्हीं के हिसाब से कोर्ट्स बनाई जाएंगी, कोर्ट्स उसी तरह की कोर्ट्स में आपको जाना पड़ेगा। अगली हेडिंग है एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। मस्ट हैव अ रियल डिसएग्रीमेंट, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में एक रियल डिसएग्रीमेंट होना चाहिए। मीन्स कि बेवजह लड़ाई नहीं लगनी चाहिए, लड़ाई के पीछे जो है वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन के ऊपर लड़ाई हो या किसी वेज के ऊपर लड़ाई हो, वेज मीन्स कि जॉब की सैलरी के ऊपर लड़ाई हो। ऐसी सिचुएशन पे डिस्प्यूट को डिस्प्यूट माना जाएगा, वरना नॉर्मल लड़ाइयों पे डिस्प्यूट को नहीं समझा जाएगा कि ये कोई लड़ाई है। तो उस सिचुएशन पे आप कोर्ट्स पे भी नहीं जा सकते, ना ही अपने मसलों को सॉल्व करोगे। लेकिन अगर वो इश्यूज़ सैलरी और वर्किंग कंडीशंस पे बेस्ड हैं, फिर वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आता है, फिर वो डिस्प्यूट सही होगा, रियल होगा। सेकेंड पॉइंट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो डिस्प्यूट है उसमें वर्कर्स के इन्वॉल्वमेंट होना लाजमी है और एम्प्लॉयर्स के इन्वॉल्वमेंट होना लाजमी है। यानी कि अगर वर्कर्स की भी लड़ाई नहीं लगी हुई, एम्प्लॉयर्स की भी लड़ाई नहीं लगी, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर कोई और बंदा लड़ाई लगा रहा है जो ना ही एम्प्लॉयर है ना ही वर्कर है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का पार्ट नहीं बन सकता। यानी कि कोई राह में चलता हुआ आदमी कोई लड़ाई कर रहा है किसी और बंदे से और उनका कोई लेना देना नहीं है इंडस्ट्री से, तो ऐसे लोगों को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में नहीं लाएंगे। नॉर्मल डिस्प्यूट वो आ जाएगा, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का पार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का वो पार्ट है तो उसमें वर्कर और एम्प्लॉयर में से किसी एक पार्टी का होना ज़रूरी है।
नेक्स्ट इज़ अ लिंक टू जॉब, वेज और वर्किंग कंडीशन। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट किस चीज़ पे होना चाहिए? जॉब वर्किंग कंडीशन पे होना चाहिए, जॉब से रिलेटेड होना चाहिए और सैलरी पे होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग इज़ हाउ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर रेज्ड, यानी कि किन सिचुएशंस पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट राइज होता है। इसमें लिखा है डिस्प्यूट एग्जिस्ट ओनली इफ राइज्ड इन द करेक्ट वे। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेक्शन 52 ऑफ PIRA के अकॉर्डिंग अगर डिस्प्यूट राइज हो रहा है तो वो करेक्ट है। अगर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग राइज नहीं हो रहा तो देयर इज़ अ चांस कि वो डिस्प्यूट सही नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर एक लिस्ट लिखी होती है कि इन वजूहात पे अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो वो डिस्प्यूट करेक्ट होगा। यानी कि अगर उसमें जॉब की सैलरी ऐड हो गई है, उसमें अगर वर्किंग कंडीशंस ऐड हो गई हैं, तो इन सिचुएशंस पे चांसेस हैं कि वो डिस्प्यूट करेक्ट होगा। तो वो डिस्प्यूट करेक्ट तब भी होगा जब आप सेक्शन 52 ऑफ PIR को देखेंगे, तो वहाँ पे प्रॉपर लिस्ट दी जाएगी कि इन सिचुएशंस पे जो है अगर लड़ाई लगती है तो वो करेक्ट है। A collective bargaining agent or an employer must formally raise the dispute। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट है या फिर जो एम्प्लॉयर है, इनको चाहिए कि वो डिस्प्यूट को प्रॉपरली उसको राइट डाउन करें कि डिस्प्यूट में ये हुआ और फिर वो कोर्ट में जाए मैटर। नो न्यू डिमांड व्हेन अ डिसीजन इज़ ऑलरेडी इन इफेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेक्शन 43(2) ऑफ PIR में ये लिखा है कि अगर डिस्प्यूट के अंदर कोई न्यू डिमांड नहीं मानी जाएगी अगर डिसीजन ऑलरेडी दे दिया गया है उस डिस्प्यूट पे। यानी कि अगर एक ही डिस्प्यूट पे पास्ट में डिसीजन दे दिया गया है और वही डिस्प्यूट आज के दौर में दोबारा दोहराया गया है, लड़ाई दोबारा दोहराई गई है, तो उस पर कोई दोबारा डिसीजन नहीं दिया जाएगा, ना ही उस पर डिमांड कोई और दी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो डिसीजन दे चुके हैं उसी डिस्प्यूट पे वही अप्लाई होगा न्यू डिस्प्यूट पे भी। लेकिन अगर ऐसा डिस्प्यूट राइज हो गया जो कि पास्ट के केस में नहीं हुआ कभी भी, बिल्कुल न्यू है, तो उस न्यू केस पे चांसेस हैं कि आप डिमांड भी मांग सकते हो। लेकिन ऑलरेडी अगर पास्ट में वो डिस्प्यूट, पास्ट में वर्कर्स में लड़ाइयाँ लग चुकी हैं और पास्ट में डिसीजन दिया हुआ है कोर्ट ने, तो वही डिसीजन फिर आगे के भी डिस्प्यूट पे भी अप्लाई होता है। तो आप डिमांड फिर नहीं मांग सकते ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिसीजंस पे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स पे जो पहले हो चुके हैं। इफ़ द कमीशन हैज़ मेड अ डिसीजन वर्कर कैन नॉट राइज न्यू डिमांड ऑन दैट इशू। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कमीशन है, कमीशन कहाँ पे वर्क करता है? लेबर कोड में। लेबर कोड में एक कमिश्नर बैठा होता है, कमीशन उसको कहते हैं, जिनके पास ये पावर होती है कि वो वर्कर्स पे और एम्प्लॉयर से रिलेटेड जितने भी मैटर, इनकी जितनी भी लड़ाइयाँ लगती हैं, इनके मसलों को ये सॉल्व करता है। तो अगर कमीशन ने क्या किया कि अगर ऑलरेडी किसी वर्कर डिस्प्यूट पे पास्ट में कोई डिसीजन दिया हुआ है और वही डिस्प्यूट दोबारा हो गया न्यू, मतलब एक डिस्प्यूट हुआ था 1990s में, दूसरा डिस्प्यूट आया 2025 में और वो दोनों सेम है, तो कमीशन क्या करेगा? उसी डिसीजन को दूसरे पे भी अप्लाई कर देगा क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन अगर न्यू डिस्प्यूट हो तब चांसेस हैं कि कमीशन आपकी डिमांड सुन लेगा, नहीं तो चांसेस हैं कि वो आपकी डिमांड नहीं सुनेगा क्योंकि ऑलरेडी वो पहले भी एग्जिस्ट करता था, तो उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन दे देगा। हाउ डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व, यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्प्यूट्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। डिस्प्यूट को सॉल्व करने का मेथड आपको सेक्शन 34 में मिलेगा। तो सेक्शन 34 में डिफरेंट स्टेप्स होंगे, तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप सेक्शन को डिवाइड करके पढ़ेंगे कि सेक्शन 34 1 से स्टार्टिंग लेंगे, फिर बाकी सेक्शंस भी इसमें आएंगे। तो पहले सेक्शन में लिखा है राइट टू द काउंसिल। If a dispute starts or is expected, the employer or CBA must send a written notice to the council or the other party। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब लड़ाई लग जाए तो एम्प्लॉयर या CBA की अथॉरिटी थी कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट या एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाएं जिसमें सारी डिटेल लिखें कि लड़ाई किसकी लगी है, क्यों लगी है। सारी डिटेल जब वो डाल दें तो वो जो डिटेल होगी रिटन फॉर्म में वो जाएगी कौंसल को, यानी कि वर्कमैन मैनेजमेंट कौंसिल को जाएगी। वर्कमैन मैनेजमेंट कौंसिल जब इस सारी चीज़ों को रीड आउट करेगी, फिर वो ये कौंसिल क्या करेगी? इस रिटन स्टेटमेंट को देखेगी, फिर वो आगे कोर्ट में भेजेगी या तो खुद डिसीजन सॉल्व करेगी। ठीक है, इस तरह से ये मसलों को सॉल्व किया जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप में सेक्शन 34(1) ऑफ PIRA ये कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट राइज हो तो एम्प्लॉयर और CBA की अथॉरिटी एक रिटन फॉर्म में क्या करेगी? कौंसल को, कौन सी कौंसल? वर्कर मैनेजमेंट कौंसल को एक रिटन डॉक्यूमेंट में सारी बातें बताएगी कि लड़ाई किस बात पे लगी, फिर वो कौंसल के ऊपर छोड़ देगी कि कौंसल आगे क्या करेगी। अब आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं।
स्टेप 2 अब आ जाता है, ट्राई टू सॉल्व द डिस्प्यूट, बोथ पार्टीज मस्ट ट्राई टू सेटल द डिस्प्यूट विद इन 10 डेज। तो कौंसिल क्या करेगी कि दोनों पार्टीज के जब तक उनको डाटा पहुंचेगा, जब मिल जाएगा उनको डाटा रिटन फॉर्म में, कौंसिल क्या करेगी कि उन पार्टीज को बुलाएगी अपने पास और कौंसिल के अंदर ही उनके मैटर्स को सॉल्व कराने की कोशिश करेगी। यानी कि उन दोनों पार्टीज़ को, यानी कि अगर एक वर्कर है और एक एम्प्लॉयर है, अगर इनकी लड़ाई लगी है तो दोनों को बुलाया जाएगा कौंसिल के अंदर और 10 दिन के अंदर इनके मसले को सॉल्व करवाया जाएगा। इफ़ एन एग्रीमेंट इज रीच इट मस्ट बी रिटन इन साइन। यहाँ पे कह रहे हैं अगर दोनों की सुलह हो जाती है 10 दिन के अंदर अंदर, तो इनकी फिर आपस में जब सुलह हो जाए तो वो एक रिटन एग्रीमेंट साइन करेंगे जिसमें लिखा जाएगा कि दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं, और जिस बात पे लड़ाई लगी है उस मसले को सॉल्व करने वाली बातें भी उस एग्रीमेंट में लिखी जाएंगी, फिर उनको ये साइन करेंगे। अब स्टेप 3 आ जाता है। स्टेप 3 हमें आता है सेक्शन 34(3) में। इसमें क्या लिखा गया है, इफ़ नो एग्रीमेंट इज मेड द CBA और एम्प्लॉयर कैन अनाउंस स्ट्राइक और लॉकआउट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर दोनों वर्कर और एम्प्लॉयर या वर्कर और वर्कर की लड़ाई लगी या एम्प्लॉयर की लड़ाई लगी, जो भी लोग हैं जिनकी लड़ाई लगी, ठीक है, इनकी अगर लड़ाई लगी हुई और 10 दिनों तक सॉल्व नहीं हुई, ठीक है, तो क्या होगा कि इन दोनों की भी जब लड़ाई लग जाए, सॉल्व ना हो, तो वो स्ट्राइक आउट करवा सकते हैं और लॉकआउट, यानी कि जो CBA है या एम्प्लॉयर की अथॉरिटी है जिन्होंने पहले रिटन फॉर्म में इनकी लड़ाई भेजी थी कौंसिल को, ये क्या करेंगे, यही अथॉरिटीज़ फिर स्ट्राइक आउट भी करा सकते हैं, लॉकआउट भी करा सकते हैं। स्ट्राइक आउट और लॉकआउट के ऊपर पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक लिंक आई का साइन शो हो रहा होगा, उसमें मैंने स्ट्राइक एंड लॉकआउट की लिंक्स लगा दूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी शॉर्टली बता देती हूँ। स्ट्राइक और लॉकआउट का मतलब है कि इंडस्ट्री को कुछ दिनों के लिए बंद कर देना, और जो वर्कर्स हैं और एम्प्लॉयर्स हैं वो धरने पे बैठ जाते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्राइक आउट एंड लॉकआउट, ठीक हो गया। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं इसका, कि अब जितना भी हमने ये टॉपिक पढ़ा है वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल का, इसका क्या कंक्लूजन है। एम्प्लॉयर्स मस्ट पे फेयर वेजेस। यहाँ पे कह रहे हैं एम्प्लॉयर्स को चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को एक फेयर वेज दें, यानी कि फेयर इनकम और पेमेंट दिया करें उनके काम की, एंड प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन, और वर्कर्स को एक अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड किया करें। इफ़ डिस्प्यूट हैपन दे मस्ट बी रिजॉल्व फेयरली टू अवॉइड हार्म टू दी इंडस्ट्री। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर डिस्प्यूट राइज हो जाए तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने डिस्प्यूट को फेयरली सॉल्व करें और अवॉइड करें इंडस्ट्री के हार्म को, यानी कि आपस में जो उनका लड़ाई लगी है उसको फेयरली सॉल्व करें और इंडस्ट्री को बेवजह नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें। अगर उनके आपस में लड़ाई लगी है उसमें इंडस्ट्री को काम का ख़राब ना करें। बोथ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स शुड हैव इक्वल राइट्स टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स। जब ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर्स को भी चाहिए कि वो अपनी सफाई आराम से दे सकें, वर्कर्स को भी चाहिए कि वो अपनी सफाई आराम से दे सकें, यानी कि दोनों पार्टीज़ को सुनने की और बोलने की इजाज़त हो, ठीक हो गया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।